साइडलाइंस से उसका आज दूसरा दिन है और 25 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश और बाजार और इकोनॉमी के कई एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। इंडिया राइजिंग नेशन ऑन द मूव थीम पर चल रही इस कॉन्फ्रेंस में निवेशकों और कॉर्पोरेट्स का जोश काफ़ी हाई है। इस पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इक्विटी रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ जुड़ गए हैं। गौतम, गुड आफ्टरनून। मैं सुबह देख रहा था, काफ़ी हलचल थी और अभी भी दिख रहा है आपके पीछे काफ़ी हलचल है। बताइए किस तरीके का मूड माहौल रहा आज और क्या बुलिश हैं आप ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद, एटलीस्ट पहले 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद? हाय अनुज, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपने कहा है, काफ़ी हलचल रही है। पिछले 2 दिन में करीबन हमने 1100 इन्वेस्टर्स को होस्ट किया है, जो यहाँ पे 180 कंपनी से मिल चुके हैं और रादर 120 से मिल चुके हैं। 60 कंपनीज कल आने वाली है और फिर हमारा 2 दिन का आइटनरीज भी है अलग अलग सिटीज़ में। साथ ही साथ 15 CEO ट्रैक्स हमने होस्ट किए हैं। सो लगभग 200 कंपनीज का मीटिंग, 1100 इन्वेस्टर्स, टोटल हमने करीबन 6000 मीटिंग्स सेटअप किए हैं। हमें 18000 मीटिंग्स का रिक्वेस्ट आया था। बाजार नए हाई के आसपास ही है, तो इस हिसाब से मार्केट में जो इंटरेस्ट है और जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया है, और साथ ही जो एक हफ्ता पहले इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग्स पहले क्वार्टर का नतीजे जो आए वो उम्मीद से बेहतर थे, तो ये ऐसा जब बहुत ही अच्छा बैकड्रॉप में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जितने भी स्पीकर्स यहाँ थे CEO ट्रैक में कल से लेके अब तक अलग अलग सेक्टर्स में, फाइनेंशियल्स, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक CEO ने आके अगला 3, 5, 10 साल का जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, उस पर अपना एक प्रेजेंटेशन और डिस्कशन किया है। तो जिस तरह का अभी माहौल है बाजार में, जो फ्लोज हम देख रहे हैं, FII फ्लोज जो काफ़ी ड्राई हो गए थे दिसंबर 21 से फरवरी 2023 में, वो काफ़ी रिवाइव हुए हैं। और जो अर्निंग्स है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर होता है मार्केट के लिए, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और पॉलिसी फ्रेमवर्क, मैक्रो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बाजार के लिए मददगार साबित होती है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो ये कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी इन्वेस्टर्स की उम्मीदें और बढ़ाई है। ओके, तो गौतम, आप पर्सनली सबसे ज़्यादा किस CEO ट्रैक से इम्प्रेस हुए? इतने सारे CEO ट्रैक्स हुए, सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव क्या था? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है अनुज। इतने सारे मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप बताइए कौन सबसे अच्छा लगा आपको? बताता हूँ जो मुझे पर्सनली जहाँ मुझे लर्निंग सबसे ज़्यादा हुआ है। आजकल AI और पूरा डिजिटल का जो माहौल है, आज सुबह का जो पहला हमारा CEO ट्रैक था फ्रैक्टल एनालिटिक्स का, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया वो काफ़ी माइंड बॉगलिंग था। कल जो रियल एस्टेट पे हमने प्रेजेंटेशन सुना था अनुज पुरी का, कि ये साइकिल कैसे 10 साल बाद चालू हुआ है और अगले 5 साल तक ये कैसा चलेगा, वो भी बहुत ही एक इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन मैंने देखा है कि ये 2 राइट देयर एट द टॉप मैं रैंक करूंगा। इसके अलावा हमने NBFC का जो पैनल देखा है, KV कामत के साथ जो कल शाम को हमारा फायर साइड चैट शो था, और जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन होटल्स के CEO पुनीत चटवाल का प्रेजेंटेशन चल रहा है। सो लाइक आई सेड, बहुत डिफिकल्ट है चूज करना, बट इफ आई हैव टू चूज आई वुड से जो फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आज सुबह का जो प्रेजेंटेशन था AI को लेकर और ओवरऑल अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अगले 20-25 साल की बात कही है। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सुधांशु मनी जी ने भी आज बात की हमारे यहाँ पे। ही इज़ अ मैन बिहाइंड वंदे भारत एक्सप्रेस। हालांकि ये कोई कंपनी प्रेजेंटेशन नहीं था, बट सेक्टर को लेके जो उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि कैसे बिल्डअप हुआ है और आगे क्या हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं चूज़ करने के लिए। ये 3-4 मैं अप देयर राइट एट द टॉप करके रैंक करूंगा। कुछ ही देर में हम पुनीत चटवाल सर से इस मंच पर भी रूबरू होंगे। लेकिन गौतम, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। आपने कहा 18,000 मीटिंग्स का शायद एक अपॉर्चुनिटी थी, आप इवेंचुअली 6,000 ही कंडक्ट कर पाए हैं। डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली है एक ऐसे समय पर जहां पर मार्केट ऊंचाइयों पर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट छोटी मझौली कंपनियों में, और वहीं पर हमने देखा है सबसे ज्यादा एक्शन भी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स बनता हुआ दिखाई दिया है। कितनी कंपनियां इस यूनिवर्स को बिलोंग करती है? कितनी में आपको क्षमता दिखी कि अर्निंग्स के लिहाज से डिलीवरी देखने को मिलेगी? ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट में और कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा रिटेल निवेशकों का लग रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने हर्षदा। हमने देखा है पिछले 3-4 महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स एक नई ऊंचाई को छू रहा है और वहाँ पे भी हमने अर्निंग्स काफ़ी अच्छे से आते हुए देखी है। इस क्षेत्र के भी हमने बहुत डेलिबरेटली इस बार सीईओ ट्रैक में, यूजुअली सीईओ ट्रैक में लार्ज कैप मेगा कैप कंपनीज डोमिनेट करती है, लेकिन जो हम माहौल देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से, जहाँ इन्वेस्टर का झुकाव थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की ओर है, हमने भी हमारे सीईओ ट्रैक में मिड कैप और स्मॉल कैप्स को एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया है। तो इसमें हमने कल देखा मेदांता हॉस्पिटल्स की प्रेजेंटेशन थी, आज हमने महिंद्रा फाइनेंशियल देखा और आज अगले 2 प्रेजेंटेशन भी जो है वो मिड कैप्स को ही बिलोंग करते हैं, एम्फेसिस और मैक्स हेल्थ केयर सर्विसेज। एज फार एज हमारा जो प्रेफरेंस है, हमें लगता है कंजम्पशन में भी काफ़ी सारी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है, फाइनेंशियल्स में है। महिंद्रा फाइनेंशियल्स ही हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक बड़ा वेटेज के साथ मौजूद है। कजारिया सिरेमिक्स, मेट्रो ब्रांड्स, इंडियन होटल्स, ये सारे कंपनीज भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी सीमेंट, रियल एस्टेट, कैपेक्स को लेके जो मिड कैप कंपनीज है, वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे आसार दिख रहे हैं। जिस तरीके का मैक्रो माहौल आज इंडिया में है, बड़े दिनों बाद ऐसा मौका आया है कि इंडिया का मैक्रो और माइक्रो दोनों साथ में फायर कर रहे हैं। जो आपका जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, करेंसी काफ़ी स्टेबल है डिस्पाइट पिछले कुछ दिनों का वोलेटिलिटी अगर आप बाजू में रखते हैं तो मैक्रो माहौल बहुत ही स्ट्रांग और कंड्यूसिव है इंडिया के लिए। और साथ ही साथ माइक्रो, जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अर्निंग्स बहुत अच्छा रहा है। सो ये दोनों जब एलिमेंट साथ में आते हैं तो ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन और बेस बनाते हैं और मार्केट का मल्टीपल धीरे धीरे उससे ऊपर जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं अगस्त 2023 में, 2 महीने में हम जब FY25 का अर्निंग्स डिस्काउंट करेंगे तो काफ़ी सारे इंडेक्स के पी जब रोल ओवर हो जाएंगे, थोड़ा सा और उसमें आपको एक कुशन मिलेगा अपसाइड के लिए। तो मुझे लगता है मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर, जहाँ पे भी आपका अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छा रहा है, मुझे लगता है वहाँ पे आपको एक बेहतर रिटर्न्स के आसार देखने को मिलेंगे, जो कि हम पिछले 6 महीने से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। चाहे आईटी हो, चाहे, जबकि आईटी का माहौल उतना अच्छा नहीं रहा है सेक्टर का। सिमिलरली फाइनेंशियल्स में अगर आप देखते हैं तो जो एनबीएफसीज है, एक अलग तरीके का रैली हमने उसमें देखा है अप्रैल के बाद जब आरबीआई ने पॉज लिया था। गौतम जी, अभी आपने एनबीएफसीज का जिक्र किया, आपने रियल एस्टेट लीडर्स को भी सुना। अभी रियल एस्टेट पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि इट्स अ चेन, आई मीन रियल एस्टेट चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उसका इम्पैक्ट आपका रियल एस्टेट एंसिलरी पे पड़ता है, उसका डिमांड उसका इम्पैक्ट पड़ता है जब सीज पर। अभी इनको सुनने के बाद आपका कन्विक्शन कितना बड़ा है? आपको क्या लगता है? आई मीन अभी भी रेट्स हाई लेवल्स पर सस्टेन करेंगे, डिमांड काफ़ी स्ट्रॉक है और वो अर्निंग्स को ड्राइव करेंगे रियल एस्टेट में, जैसे कि आपने भी खजारिया सिरेमिक्स का जिक्र भी किया था कुछ देर पहले। नहीं, देखिए, रियल एस्टेट का जो साइकिल है 10 साल एकदम स्टैग्नेंट था। उसके बाद पिछले 2 सालों से आपने थोड़ा सा उसमें एक रिवाइवल देखा है। और अगर मैं कल के ही प्रेजेंटेशन को, अनुज पुरी जो एनरॉक के हैं, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसके कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं तो अफोर्डेबिलिटी आज 2 डेकेड के हाईएस्ट लेवल पे है, राइट, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट, प्रॉपर्टी प्राइसेस थोड़े से जो बढ़ी है उसके बावजूद भी। दूसरा, डिमांड काफ़ी दिनों के बाद एक सस्टेनेबल लेवल पे है। CY22 में 3,63,000 यूनिट्स टॉप 7 सिटीज़ में बिके हैं और जो प्रोजेक्शन है 1S CY23 फर्स्ट हाफ का देख के ऐसा लगता है कि CY23 पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 4 लाख के ऊपर एक नया हाई बनाएगा, जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है टॉप 7 सिटीज़ के। तो किसी भी एंगल से अगर आप देखते हैं रियल एस्टेट को, अफोर्डेबिलिटी, डिमांड, सप्लाई, न्यू लॉन्चेस, डेवलपर्स के बैलेंस शीट, एक बहुत ही अच्छा संकेत आपको दे रहे हैं कि ये साइकिल काफ़ी दिनों तक सस्टेन कर सकता है। कई सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आप साइकिल का इमर्जेंस कई सालों बाद देख रहे हैं। जैसे ऑटो है, 5 साल बाद आप साइकिल देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स में 12 साल बाद, रियल एस्टेट और होटल्स में 10 साल बाद, और एक हॉस्पिटल एक सेक्टर है जहाँ पे एक नया साइकिल उभरते हुए दिख रहा है। तो डोमेस्टिक सिक्लिकल जिसको हम कहते हैं, इसको बिलोंग करने वाली ऐसी 5 सेक्टर है जहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड सॉर्ट ऑफ रिवाइवल हम देख रहे हैं। गौतम जी, अब यकीन मानिए जब आप बोल रहे हैं तो आप वाकई ऐसा लग रहा है कि आप इस कॉन्फ्रेंस का सही चित्रण जो भी आपने सुना उसका बहुत बखूबी से कर रहे हैं। और इसीलिए मैं एक प्रश्न आपसे और पूछता हूँ, आपका किसी भी केमिकल कंपनी के सीईओ से या फिर लीडरशिप से क्या बातचीत करने का मौका मिला इस कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि पोस्ट कोविड इस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन किया था, डिमांड यहीं इस वक्त श्रिंक हो रही है,
वो इस बार की क्वार्टरली रिपोर्टेड नंबर्स में नजर भी आया था। आपका व्यू केमिकल स्पेस पे क्या है इसके मद्देनजर, जहां इस वक्त थोड़ा सा बाजार जो है ना वो स्केप्टिकल सा है? इस पे हमारा व्यू नहीं, केमिकल्स को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी कंपनी हमारे सीईओ ट्रैक में नहीं थी। हालांकि वो एक वन-ऑन-वन इन्वेस्टर मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा केमिकल सेक्टर पे व्यू पिछले एक साल से बहुत ही न्यूट्रलिश रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगे थे। जो कोविड में हमने एक शार्प मार्जिन रिवाइवल देखा था ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन लेवल पे, वो क्लियरली सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि मार्जिन्स 1000 से लेके 1500 बेसिस पॉइंट तक ऊपर गए थे। अब हम पिछले 5 क्वार्टर से देख रहे हैं कि कंपनीज लगातार अर्निंग्स डिक्लाइन रिपोर्ट कर रही है, मार्जिन्स पे भी और टॉप लाइन पे भी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए, साथ में कई जगह पे डीस्टॉकिंग हो रहा है, कोई कैटेगरीज में चाइना की वजह से प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर को थोड़ा टाइम और लगेगा उभरने के लिए। तो गौतम, फिर नेट अब मार्केट पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि आज सुबह मैं रामदेव जी से भी यही सवाल पूछ रहा था, जिस तरीके का मिड कैप मार्केट रहा है और जिस तरीके की बुलिशनेस रही है, प्रमोटर्स भी बुलिश, इन्वेस्टर्स भी बुलिश, रिटेल भी बुलिश, क्या थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत है, खासतौर से जो मिड कैप इंडेक्स है और इतने प्रीमियम पर अब इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है? अनुज, डरने से बेहतर वर्ड होगा थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज आप क्या खरीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि निफ्टी इंडेक्स आज भी अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज पे है, और आपने एकदम सही कहा है, मिड कैप इंडेक्स में एक पिछले 3-4 महीने में जो बढ़ोतरी हुई है, और कुछ स्टॉक्स, कुछ सेगमेंट 30-30, 50-50, 70-70% चले हैं, जिनके वैल्यूएशन अब अगले 2-3 साल के अर्निंग्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं यह बोलूंगा कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसके फंडामेंटल्स, उसके ओवरऑल बैलेंस शीट, कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज और अर्निंग्स विजिबिलिटी, ये 3 चीज पे सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत आज है, जो कि मे बी 3-4 महीना पहले आप कुछ रिस्क ले सकते थे वहां पे, बट अब जब स्टॉक 40-50% बढ़ चुके हैं, इस समय आपको फंडामेंटल्स को लेके बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, स्पेशली सेगमेंट्स जहां पे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी रही है, जैसे डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, और कुछ अलग अलग इंडस्ट्रियल्स में जो मिड कैप्स में हमने रैली देखी है पिछले 3-6 महीने में। मैं ज़रूर कहूँगा कि उन सेगमेंट्स में आपको बहुत ही कॉशियस रहने का ज़रूरत है। हालांकि लार्ज कैप में आज भी बहुत वैल्यू है, तो मेरा जो मार्केट पे व्यू है, जो आपने स्टार्टिंग में पूछा, वो यही है कि आज के भाव पे यहाँ से मुझे लार्ज कैप में ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी आज भी 18.5-19 टाइम है, और 3 महीने बाद जब हम FY25 डिस्काउंट करना चालू करेंगे, जहाँ 1140-1150 का EPS है, वहाँ पे वैल्यूएशन 17-17.5 टाइम हो जाएंगे 3 महीने बाद। तो मुझे लगता है लार्ज कैप आज आपको एक बेहतर वैल्यू ऑफर कर रहा है। कुछ देर पहले आपने मेंशन किया कि सुधांशु मनी ने आज दरअसल एक प्रेजेंटेशन रखा, और हम सब जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन्स के पीछे जो एनिग्मा क्रिएट किया गया है उसमें उनका बड़ा हाथ है। रेलवेज एक स्पेस है जो काफी हॉट रहा है, यहाँ पर काफी पैसे लगे भी हैं निवेशकों के। अब आई एम श्योर उनकी टॉक में कुछ बड़े टेकअवेज आए होंगे। गौतम, आपका नजरिया क्या बन रहा है? रेलवेज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रह सकती है एक रिटेल निवेशक की या फिर एक फंड मैनेजर के लिए यहाँ से आगे? जी देखिए अर्चना, रेलवेज में हमारा अभी कवरेज नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक पे, तो स्टॉक पे मैं कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। इतना जरूर कहूंगा कि जो टॉप डाउन अपॉर्चुनिटी है मैक्रो लेवल पे, जो जिस तरह का कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रहा है, चाहे वंदे भारत हो या फ्रीट रिलेटेड जो भी कैपेक्स हो रहा है, मुझे लगता है अगला 5-10 साल रेलवे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिछला 5 साल ऑलरेडी बहुत अच्छा रह चुका है, अगला 5-10 साल भी बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ जैसे कि मैं अनुज के पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, आप किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या है, अर्निंग्स कैसे आएंगे, और ऑलरेडी कितना जो अपसाइड है वो फैक्टर इन है आज के वैल्यूएशन में, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। अदरवाइज जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है, टॉप डाउन व्यू है, गवर्नमेंट का जो पुश है, चाहे आप PLI ले लो, चाहे आप आत्मनिर्भर भारत ले लो, जिस तरह का कैपेक्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे 5-10 साल रेलवे सेक्टर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्टॉक पे आपको हालांकि स्टॉक बाय स्टॉक बॉटम्स अप अलग से देखना पड़ेगा, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी की कॉन्फ्रेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट।